हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे, स्पेशली आपके लिए लाए हैं अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको फिर मैं याद दिला दूं कि एक एग्जाम और है हमारी, इसके साथ में NMMS नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसके बारे में जरूर जानें आप लोग और अपने दोस्तों को भी बताएं और 12,000 रुपए सालाना की छात्रवृत्ति पाए। ठीक है ना। विस्तृत जानकारी के लिए आपको मैं नंबर दे चुका हूं, एक बार और आप नंबर लिख सकते हैं 9179191930 तैयारी दिल से करवाई जाती है। इसका पूरा कंप्लीट कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहें तो ऑनलाइन उसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, 4 चांद लगाते हैं और शुरुआत करते हैं एक जोशीली 4 पंक्तियों के साथ। ठीक है ना। कि मैं बताता हूं आपको कि जब आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो अगर आपने ठान लिया है कि 8th में हमको टॉप करना है और अगर आपने ठान लिया है कि NMMS एग्जाम को एनी हाउ निकालना है, तो फिर निकालना ही है बेटा आपको। जब ठान लिया तो ठान लिया। क्यों? क्योंकि आंखों में आपने अरमान ले लिया है, एक इच्छा जागृत कर ली है ना। फिर मुश्किल क्या है और आसान क्या है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई मुश्किल और कुछ आसान, सब हमें याद हो जाता है। बस याद करवाने वाला एक सही गाइडर हमारे पास होना चाहिए। ठीक है ना। तो स्टार्ट कीजिए अपने आप को टॉप में लाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। दोनों चीजों में हम लोग एक्सीलेंस वर्क करेंगे, है ना। 8th में भी टॉप पोजीशन लेकर आएंगे और NMMS एग्जाम को भी क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम है हमारा लेसन नंबर 3, अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ठीक है ना। नंबर क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? ऐसा है 917919 एंड 1930। ठीक है बेटा, ओके। ये लिखा हुआ है डियर खान सर, ठीक है ना, यहाँ पे। ओके, यस, ओके। अगला देखिए, सारांश। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की तरह बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं ये संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो, और प्लास्टिक जो होती है वो। ठीक है ना। जो बहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। ठीक है। और बहुलक जो होते हैं, ये बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। बहुलक जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बन गए, है ना। फिर जो रेशे बने इन छोटी छोटी इकाइयों से, है ना, वो क्या हुए, उनसे प्लास्टिक बना दिया जाता है। प्लास्टिक बना लिया आपने, संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो बना लिए, है ना, वो निर्मित होते हैं। थोड़ा सा ठीक है, आगे देखिए। जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं ना, नेचुरल फाइबर जो होते हैं, है ना, वो किससे प्राप्त होते हैं बेटा? वो पौधों से और पशुओं से प्राप्त होते हैं। पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों किस रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। वो जो संश्लेषित रेशे होते हैं, है ना, संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो पेट्रो रसायन जो होते हैं उनकी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि कौन सी चीज कैसे बन रही है। ठीक है ना। जब प्राकृतिक रेशे जो होते हैं ना, वो पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। पौधे प्राकृतिक है कि नहीं है, पशु प्राकृतिक है कि नहीं है, तो उनसे प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे। ठीक है। संश्लेषित रेशे जो हैं वो पेट्रो रसायनों की रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन होती है उनके माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। संश्लेषित का मतलब ये है मानव द्वारा निर्मित। ठीक है ना। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। किन रेशों को? संश्लेषित रेशों को। ठीक है, ओके। संश्लेषित रेशों का प्रयोग, जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनका प्रयोग घरेलू वस्तुओं जैसे कि रस्सी बनाने में, बाल्टियां बनाने में, फर्नीचर बनाने में, विभिन्न प्रकार के जो बर्तन होते हैं, पात्र, है ना, प्लास्टिक वाले पात्र आदि से लेकर तो वायुयानों, जलयानों,
अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो उपकरण बनाए जाते हैं उन्हें बनाने में आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। इन रेशों का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले जो पात्र होते हैं या सामान होते हैं, इक्विपमेंट जो होते हैं, उनको बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। संश्लेषित रेशों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु, अगर बड़े पैमाने पर आपको संश्लेषित रेशे बनाने हैं तो उसके लिए उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिए जाते हैं। ठीक है बेटा। संश्लेषित रेशों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर, रसायनों का जो प्रकार है उसके आधार पर, जो केमिकल होते हैं उनके आधार पर उन्हें रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए। यानी कि आपको इतना याद रखना है कि रेयन कौन सा रेशा है तो आपको बताना है संश्लेषित है, नायलॉन कौन सा है संश्लेषित है, पॉलिएस्टर कौन सा है संश्लेषित है, एक्रिलिक कौन सा है संश्लेषित रेशा है। ठीक है बेटा। ओके, अगला देखेंगे। कई प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवचूषण क्षमता, है ना, जल को चूसने की क्षमता और दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। सीधी सी बात है, कई प्रकार के रेशे ऐसे हैं जो अपने आप में क्या रखते हैं, विभिन्नता रखते हैं, है ना। किन किन मामलों में विभिन्नता रख सकते हैं तो देख सकते हैं, प्रबलता, है ना, प्रबलता के मामले में, है ना, जल अवचूषण के मामले में, अवचूषण क्षमता के मामले में, दहन प्रकृति के मामले में, और मूल्य प्रकृति अलग अलग हो सकती है उनकी, चिरस्थायित्व अलग हो सकता है उनका, आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। मतलब कुल मिलाकर इतनी बात है कि जो रेशे होते हैं वो अलग अलग कैपेसिटी रखते हैं, अलग अलग उनकी जो है आदतें होती है, नेचुरल रूप से वो जो है अलग अलग क्वालिटीज अपने आप में धारण किए हुए हैं, है ना। आजकल प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लो बताओ भैया, कितनी बड़ी बात बोल दी, प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में भी प्लास्टिक तो होगा ही होगा, बाल्टी होगी या कुछ और होगा, लेकिन प्लास्टिक आपके घर में होगा ही होगा। ठीक है ना। यस, चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी जगह पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। ठीक है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जो प्लास्टिक द्वारा जो अपशिष्ट होता है ना, कूड़ा करकट जो है उसका प्लास्टिक का, वो पर्यावरण के लिए हितकारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, नुकसानदायक है ना। यस, हार्मफुल है। जलाने पर ये विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। जलाने पर क्या करते हैं, विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। अगर प्लास्टिक को आप जलाएंगे तो विषैली गैसें निकलेंगी, आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। अगर प्लास्टिक को जला के वहां बैठ जाओ थोड़ी देर, आप सांस ले नहीं पाओगे आप। ठीक है ना, दम घुटेगा। ठीक है। यस, भूमि पर डाल देने से इन्हें नष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। यदि आपने प्लास्टिक को ऐसे फेंक दिया भूमि पर, जमीन पे, तो ये ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएंगे इतनी आसानी से। कई साल लग जाएंगे तब जाकर ये नष्ट हो, कई साल, पीढ़ियां गुजर जाती है तब जाकर नष्ट होते हैं। आसानी से ये नष्ट भी नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए ये पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है। ऐसा इनको जैव अनिम्नीकरण प्रकृति के कारण होता है। कौन सी प्रकृति पाई जाती है इनमें? जैव अनिम्नीकरण प्रकृति के कारण होता है। अब ये जैव अनिम्नीकरण प्रकृति क्या है बेटा? सिंपल तरीका याद रखो इसको, क्या कहते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे होते हैं, पशु होते हैं, उनका क्या कर देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं, और अपघटन करके उनको सरल रूपों में कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, है ना, और वायुमंडल में मिला देते हैं उनको वापस से। ठीक है ना, तो ये चक्र चलता रहता है। लेकिन ऐसे पदार्थ भी कुछ है, जैसे ये प्लास्टिक है, इनका वो अपघटन नहीं कर पाते हैं। तो ये अपघटन नहीं करने की जो प्रक्रिया है ना, इसको ही बोलते हैं क्या, जैव अनिम्नीकरण कहते हैं इसको, है ना। कि नेचुरल रूप से जो बैक्टीरिया होते हैं वो, या सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो पदार्थों, जिन पदार्थों का अपघटन नहीं कर पाते हैं, है ना, तो उस अपघटन नहीं कर पाने की जो प्रकृति है उसको बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय, है ना, प्रकृति कारण होता है। हमें जरूरत है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का इस्तेमाल इस तरह करें, संश्लेषित रेशे हो या फिर प्लास्टिक हो, उसका इस्तेमाल इस तरह करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही साथ सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सके। यानी कि प्लास्टिक या संश्लेषित रेशे जो हैं उनके अच्छे गुणों का हम आनंद भी ले सकें, उनका इस्तेमाल भी हम कर सकें,
लेकिन साथ ही साथ हम इसका भी ध्यान रखें कि जो जीवित समुदाय है, हम और हमारे अलावा दूसरे कोई जीव जो भी जीव है, उनको उनसे नुकसान भी ना हो सके, कुछ ऐसा प्रावधान हमें करना चाहिए, है ना। उसके लिए आप 4R जो तरीका अभी हम बताने जा रहे हैं आपका, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ओके। साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकते हैं, ठीक है ना। पर्यावरण संकट नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर बात यह है। ऐसा इस्तेमाल आपको करना है प्लास्टिक का। संश्लेषित रेशे क्या चीज है भैया, देख लीजिए एक बार। कपड़े जिनका हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये कपड़े करते हो कि नहीं करते हो, इस्तेमाल करते हो ना, यस, इस्तेमाल करते हैं। पतले पतले धागों से बने होते हैं, पतले पतले धागों से बने होते हैं ये कपड़े। अगर मशीनों पे आपने काम करते हुए लोगों को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत पतले पतले धागों से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम रेशे कहते हैं। इन धागों को ही बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, इन धागों को ही हम रेशे कहते हैं, रेशे, ठीक है ना। इसे हम इंसान खुद बनाते हैं, हम खुद ही बनाते हैं, मशीनों के माध्यम से बनाते हैं ना, यस। उन्हें हम संश्लेषित रेशे, उन्हें हम क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। बता दिया था मैंने आपको कि जिसे हम खुद बनाते हैं या मानव निर्मित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशे के नाम से जानते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखो, रेयॉन, नायलॉन संश्लेषित रेशों के प्रकार है, ठीक है। रेयान की बात करें तो रेयान देखिए आप लोग, इस रेशे को हम कृत्रिम रेशे के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। किस रेशे को कृत्रिम रेशे के नाम से जाना जाता है, रेयान को, ठीक है ना। किसको, रेयान, रेयान, रेयान को, ठीक है ना। यह रेशा कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। कास्ट का मतलब क्या, लकड़ी की जो लुगदी होती है ना, यानी कि वो बुरा, लकड़ी का बुरा, है ना, उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाने में किया जाता है। ऊन के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल होता है, किसका, ये जो आपका रेयान है ना, रेयान को किसके साथ मिला दिया जाता है, ऊन के साथ। और ऊन के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है, कालीन जो बिछाई जाती है ना, जमीन पे कालीन बिछाते हैं, वो बनती है इससे। दूसरी चीज क्या, गलीचा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऊन की जो मोटी चादर होती है ना, ऊन की मोटी चादर, उसको बोलते हैं गलीचा। ऊन की मोटी चादर को बोलते हैं गलीचा, जिसमें रेयान मिक्स होता है, ठीक है, यस। आगे देखिए, नायलॉन की बात करते हैं तो नायलॉन एक बहुत ही हल्का और मजबूत रेशा है, बहुत हल्का है और बहुत मजबूत भी है, हल्का है और मजबूत रेशा है, ठीक है। इसका निर्माण कोयले, वायु और जल से किया जाता है। कोयले से भी किया जाता है, वायु से भी किया जाता है और जल से किया जाता है। किसका निर्माण, नायलॉन का, ठीक है, ओके। यह पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है भैया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, नायलॉन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए, नायलॉन है, हो गया याद, नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, ठीक है। यह पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। इस रेशे का इस्तेमाल पैराशूट बनाने में, पैराशूट याद है ना, वो एरोप्लेन से कूदते हैं लोग, हवाई जहाज से पैराशूट से आते हैं नीचे, वो पैराशूट इससे बनता है, ठीक है, पैराशूट बनाना। चट्टानों पर चढ़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, चढ़ने के लिए रस्सियां बनाई जाती है। जुराबे, जुराबे मतलब क्या, जुराबे का मतलब होता है मोजा, है ना। जुराब का मतलब क्या बेटा, मोजा, मोजा, मोजे बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, नायलॉन का। तो प्रश्न आएगा, नायलॉन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, रेयान का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आपको याद हो गया, ठीक है बेटा, ओके। पॉलिएस्टर की बात करें और एक्रिलिक, है ना, इस रेशे का इस्तेमाल पहनने के कपड़े बनाने में किया जाता है। आप कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों को बनाने में पॉलिएस्टर या एक्रिलिक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इस रेशे की खासियत यह है कि इस कपड़े में कभी भी सिलवटें नहीं पड़ती है। ये हमारा कपड़ा देख लो, इसमें कैसे ही कर दो, इसको ऐसा करके यूं करके, ये है ना, ये इसी का बना हुआ है, सिलवटें नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है ना, ये खासियत होती है इसमें, ठीक है, नहीं पड़ती है। पहनने के कपड़ों में, जो कपड़े हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, कब करते हैं, सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो हमें ऊन के, ये ऊन है, ऊन, ऊन के जैसे दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखते हैं, ऊन जो रहती है ना, गाडर से जो प्राप्त होती है, भेड़ से जो प्राप्त होती है, वो ऊन, ऊन के जैसे दिखाई पड़ते हैं, वह कपड़े एक्रिलिक
के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एक्रिलिक के बने होते हैं। ऊन के जैसे दिखाई देते हैं, वो एक्रिलिक के बने होते हैं। कब पहनते हो? सर्दियों, जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में पहनते हैं। ठीक है, यस। प्लास्टिक की बात कर लेते हैं बेटा। प्लास्टिक एक बहुत ही आम प्रयोग में आने वाली वस्तु है। खूब आप प्लास्टिक की बाल्टी से नहाते होंगे, है ना, कपड़े धोते होंगे, उसमें पानी के माध्यम से पानी भरते हैं उसमें आप लोग, ठीक है ना। तो प्लास्टिक आमतौर पर इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? चम्मच बनी होती है प्लास्टिकों की, है ना। आप लोग पोया खाते होंगे दुकान पे जाकर, तो बिल्कुल हल्की प्लास्टिक वाली चम्मच आपको दे दी जाती है, आमतौर पर प्रयोग की जाती है ना। ओके। इसका उपयोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें बनाने में किया जाता है। जैसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, बहुत सारी, जैसे कुर्सी बनती है प्लास्टिक की, खूब देखी आप लोगों ने, बाल्टी बनती है, खिलौने बनाए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो प्लास्टिक के उपयोग बहुत सारे हैं भाई, है ना। बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं इससे, अलग अलग मल्टी टाइप के खिलौने इससे बनते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार की होती है बेटा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है यहाँ से कि प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। देखो, पहला एक होती है थर्मोप्लास्टिक, दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देख लो क्या होता है ये। थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो यह वह प्लास्टिक होती है जिसको हम गर्म करके कोई भी नया आकार दे सकते हैं। गर्म करो और नए आकार में कन्वर्ट कर दो, यह है थर्मोप्लास्टिक। गर्म करो और कोई नया रूप या आकार उसको दे दो। किसको गर्म कर सकते हैं? थर्मोप्लास्टिक को। किसको नया आकार दिया जा सकता है? थर्मोप्लास्टिक को, ठीक है, ओके। यह प्लास्टिक कभी खराब नहीं होती है और इसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है। यह प्लास्टिक कभी खराब ही नहीं होती है और इसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। उदाहरण के लिए कुर्सी, बाल्टी, पॉलीथीन, बोतल इत्यादि। आपने देखा होगा बोतल को लेने वाले आते हैं, कबाड़ की दुकान पर ले जाते हैं इनको, कबाड़ी लोग आते हैं, ठीक है ना। बोतलें बिकती है, कुर्सियां बिकती है, पॉलीथीन भी अगर बहुत सारी जगह बिकती भी है, पॉलीथीन भी, है ना। इनको इकट्ठा कर सकते हैं, बेच सकते हैं इनको, पॉलीथीन को आप, है ना। कुर्सी वगैरह ये सब रिसाइकलिंग होने जाती है ना, फिर से इनका नया आकार देके फिर आपके पास आ जाती है ये। तो जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जिनको बार बार जिनका आकार बदला जा सकता है, वो है कौन? वो है थर्मोप्लास्टिक। कौन है वो? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करते हैं तो इस प्लास्टिक को गर्म करके कोई नया आकार आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। ये थर्मोसेटिंग है, एक बार सेटिंग जो हो गई वही सेटिंग रहेगी इसकी, ठीक है ना। नहीं दिया जा सकता है, ये सेटिंग से याद कर लेना है इसको कि जो सेटिंग हो गई वही रहेगी, है ना, यस। एक बार हम इसको जो आकार दे देते हैं वह बाद में बदला नहीं जा सकता है, बाद में बदला नहीं जा सकता है, थर्मोसेटिंग है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए बिजली के बोर्ड, बिजली के बोर्ड देखे हो ना, स्विच, अरे स्विच को बंद चालू कर दो नहीं करते वो, अब उसको एक बार तोड़ दो तुम, अब टूट गया वो, फिर फेंकना ही है उसको अब, ठीक है ना। और कुकर का हैंडल, कुकर जिससे आप पूरा कुकर पकड़ लेते हो ऐसा करके, देख लेते हो सब्जी चावल पका कि नहीं पका, वो कुकर का हैंडल बनता है इससे, ठीक है ना, वो इत्यादि, ठीक है। तो उदाहरण जरूर याद करिए, उदाहरण पूछे जाएंगे आपसे, बिजली के बोर्ड, कुकर का हैंडल, etc, ठीक है बेटा, ओके। ये देख लो उदाहरण आप लोग, ये बिजली का बोर्ड, ये कुकर का हैंडल, तवा वगैरह, ये सब ऐसी चीजें बनती है, ठीक है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं देख लीजिए, ये थर्मोसेटिंग वाला है ये पूरा, ठीक है ना। और ये थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं। ये बाल्टी किसकी बनी है? थर्मोप्लास्टिक से। फटाक ले जाएगा कबाड़ी आपकी ये बाल्टी, है ना, लेकिन इनको नहीं ले जाता क्योंकि इनका रिसाइकलिंग नहीं होता है, ठीक है ना, ओके। प्लास्टिक के गुण, प्लास्टिक के गुण, ये यहाँ पे ऐसा लगाओ, अब यहाँ के आगे पढ़ो। प्लास्टिक के क्या क्या गुण है भैया? तो प्लास्टिक हमारी आम जिंदगी में प्रयोग होने वाली एवं बहुत सारी चीजों में से एक है ना। आम जीवन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और आम जीवन में जो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक चीज प्लास्टिक भी इस्तेमाल की जाती है आम जीवन में, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है ना, और इसके खास गुणों की वजह से। क्यों प्रयोग करते हैं इसका सबसे ज्यादा? उसके सबसे खास गुणों की वजह से, ठीक है। प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है भैया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है भैया, है ना। दूसरी बात, प्लास्टिक किसी भी अम्ल या क्षार से अभिक्रिया नहीं करती है। जो आपका एसिड होता है और बेस जो होता है उसके साथ ये अभिक्रिया नहीं करती है, ना ही विद्युत की
सुचालक होती है, अर्थात ये विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत को आर पार भी नहीं करती है ये, मतलब है ना, विद्युत का प्रवाह इसमें होते हुए नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। प्लास्टिक वजन में हल्की और मजबूत होती है, तो हल्की भी होती है और मजबूत भी होती है। देखो आपके पास कई लोग आते होंगे प्लास्टिक की वो तगारी बेचने के लिए आते होंगे, तो उस तगारी पे वो बोले बैठ जाओ इसके ऊपर, कूदो इसके ऊपर, टूटेगी नहीं, टूट जाए तो हमारी, क्योंकि उसको मालूम है टूटनी तो है नहीं। तो बहुत मजबूत होती है और हल्की होती है, उठाने में हल्की होती है ना। प्लास्टिक कभी भी खराब नहीं होती और ये खराब तो होती नहीं है। सबसे अच्छी बात ये भी लोगों को लगती है खराब तो होगी नहीं, है ना, बिल्कुल टूट फूट जाएगी तो बेच देंगे। ठीक है ना। ऐसा 4R ये आ गया, मैंने बताया था कि ये बताएंगे आपको 4R का इस्तेमाल, प्लास्टिक को कैसे यूज करना चाहिए वो बताया गया 4R में, है ना। हाँ तो देखो का सिद्धांत, उपयोग कम करिए, सबसे पहला नंबर उपयोग कम, जितना हो सके उतना कम उपयोग करिए प्लास्टिक का, है ना, क्योंकि पर्यावरण के लिए तो फायदेमंद नहीं है ये। ठीक है ना। तो पहला तो ये कम उपयोग का मतलब क्या, रिड्यूस, एक R हो गया, R फॉर रिड्यूस। ठीक है ना। दूसरा पुनः उपयोग कीजिए, पुनः उपयोग करना है ना, मतलब क्या, रीयूज करिए उसको। पुनः उपयोग का मतलब क्या, मतलब बार बार उपयोग करते रहिए उसका, है ना, तो खराब इतनी आसानी से होगी नहीं वो। तो पुनः उपयोग, पुनः चक्रित कीजिए, रिसाइकल कीजिए उसको, है ना, बेच दीजिए, ज्यादा खराब हो गई है तो, है ना, फिर से बन के आ जाएगी नई चीज उसकी, तो रिसाइकल हो जाएगा। पुनः चक्रित कीजिए। फिर रिकवर, पुनः प्राप्त कीजिए, पुनः प्राप्त कर लीजिए। ठीक है ना। यानी कि उसी चीज को, कहने का मतलब यह है कि जो कंपनियां होती है वो बार बार नए प्लास्टिक का निर्माण ना कर सके, इसलिए क्या करना चाहिए, इसको रिसाइकलिंग ज्यादा ज्यादा करनी चाहिए। जो आपके पास है उसको बेच दो, अगर खराब हो गई है ज्यादा ही, मतलब वो आपके यूज के लायक नहीं रही है, जैसे बाल्टी है टूट फाट हो गई उसके अंदर, ठीक है ना, अब उसको क्या करेंगे आप, जो कबाड़ी आएगा उसको दे देंगे, ताकि वो कबाड़ी कबाड़ खाने में जाकर बेच दे, फिर कबाड़ खाने वाले लोग उसको कहाँ जाएंगे, ले जाएंगे कंपनी में ले जाएंगे, कंपनी से फिर नई बाल्टी बन के आपके पास आ जाएगी। ये है 4R, क्लियर है। ओके, फिर आपके पास प्राप्ति हो जाएगी उसकी। ठीक, ओके, 4R समझ में आ गया बेटा। ओके सर, अभ्यास आ गया आपका। कुछ कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो मानव निर्मित होते हैं सर, है क्या नहीं, मानव खुद उसे बनाते हैं, है ना। देखो वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। ऐसे रेशे जो मानव खुद बनाता है, वो ना तो उसको पशुओं से प्राप्त होता है और ना ही किसी अन्य सोर्स से, यानी कि ना तो पशुओं से और ना मनुष्यों से। मानव निर्मित रेशे होते हैं जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं। मनुष्य किसमें आता है भाई, जंतु में आता है ना। ओके, संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के होते हैं। संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है ना। तो संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के होते हैं सर। नंबर 1 पॉलिएस्टर या फिर एक्रिलिक, ठीक है ना, और रेयान और नायलॉन, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए बेटा, है ना। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि देखो इसका रूप रेशम समान होता है, इसका जो रूप है जो दिखता है वो रेशम के समान दिखता है, इसलिए क्या इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यस, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। नो, तो हमारा सही आंसर क्या है, उत्तर खा, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है ना, यानी कि इससे पादप से प्राप्त हो रहा है ये, इसलिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसलिए संश्लेषित रेशा नहीं है रेयान। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है बेटा। ठीक है ना। संश्लेषित रेशे अथवा रेशे भी कहलाते हैं, मानव निर्मित भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे जो हैं वो मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ यार, मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में, है ना। कुछ बदलाव की संभावना हो तो बताइए, और कुछ आपके लिए बदलाव करेंगे। ठीक है, ठीक चल रहा है काम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। ठीक है ना, कैसी लग रही है हमारी क्लासें आपको, कुछ और चेंजेस की संभावना है तो जरूर बताएं हमें, अगले सेशन में वो चेंजेस आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ओके। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, संश्लेषण कहलाता है ना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संश्लेषण, निर्माण करना। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो संश्लेषण कहलाता है। ठीक है ना। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। क्या है, प्लास्टिक भी एक बहुलक है। किसकी भांति, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है, बहुलक है।
ठीक है। नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए। जो नायलॉन से बनी होती है वैसे दो वस्तुओं के नाम बताना है, ठीक है, जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो और जो नायलॉन रेशे की प्रबलता भी दर्शाती हो। तो पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु जो रस्सियां होती है वो नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती है। एक तो ये बात है कि पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की जो रस्सियां होती है वो किसकी बनी होती है, नायलॉन रेशों की, और ये नायलॉन रेशों की प्रबलता भी दर्शाती है, क्या बताती है, ठीक है। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु तो प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। कि भाई आप खाने का जो पदार्थ है वो प्लास्टिक में रखेंगे तो इसके 3 लाभ बताइए, क्या लाभ हो सकते हैं, है ना। तो देखो भाई, ये हल्का होता है, प्लास्टिक पदार्थ कैसा होता है, हल्का, कटोरा फट से उठ जाता है, प्लास्टिक का कटोरा, वजन नहीं लगता है उसका, है ना। यह चिरस्थायी होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है, एक बार पैसा लगा दिया लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहो, ठीक है ना। यह मजबूत भी होता है सर, काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, इसलिए लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक का, है ना। थर्मो, ये धर्मो नहीं है बेटा, थर्मो है, ठीक है ना। क्या है यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, आप कहीं कहीं पे लिखने में जरूर गलतियां हुई है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए बेटा, है ना। तो देखो पहले थर्मोप्लास्टिक देख लेते हैं। वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, विकृत मतलब क्या, परिवर्तित हो जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, अभी पढ़ा आप लोगों ने। दूसरा, इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, वही मतलब कन्वर्टेशन किया जा सकता है इसका, है ना, आसानी से मोड़ा जा सकता है, या ऊष्मा का सुचालक है। एक बात ये ध्यान रखना है, जो थर्मोप्लास्टिक होता है ना, ये ऊष्मा का क्या है, सुचालक होता है ना। इसका प्रयोग कधियां, खिलौने और विभिन्न प्रकार के कंघियां, ये कंघियां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंघियां, कंघियां और खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब थर्मोसेटिंग की बात कर लेते हैं। वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है ना। इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता है, यह ऊष्मा का कुचालक होता है। ध्यान रखना है कि कौन तो कुचालक और कौन सुचालक है, ठीक है ना। तो ये कुचालक है, थर्मो सेटिंग वाला होता है ना, ये सेटिंग, जिसकी सेटिंग नहीं होती है, जैसे सेटिंग एक बार हो गई वैसी हो गई, फाइनल लॉक हो जाता है वो, ठीक है ना, ऐसा समझना है इसको। तो ये कुचालक है, ठीक है ना। इसका प्रयोग बिजली के स्विच बनाने में, बिजली के स्विच, देखो कुचालक होने का एक प्रमाण है कि बिजली का स्विच आप ऑन ऑफ करते हैं तो करंट लगता है कि आपको नहीं लगता है, तो बिजली का स्विच किससे बनेंगे, थर्मोसेटिंग से बनेंगे, है ना, यस। तो वो कुचालक है ना, इसलिए विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श की टाइलें आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फर्श की टाइल्स वगैरह, टाइलें जो बनती है वो इससे बनाई जाती है, ठीक है ना बेटा। तो ये इसका उपयोग है। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में अंतर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। निम्नलिखित क्यों बनाए, जो नाम दे रहे हैं क्यों बनाए जाते हैं थर्मोसेटिंग से, है ना। थर्मोसेटिंग समझ में आ गया, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, एक बार जैसा आकार दे दिया ऐसा दे दिया। नंबर 1, डेगची, डेगची का इस्तेमाल करते हैं आप लोग घर में, हाँ, डेगची के हत्थे, है ना। और दूसरा विद्युत प्लग, स्विच यानी कि वही प्लग, और बोर्ड। उत्तर देखिए काका, डेगची के हत्थे क्यों बनाते हैं, देखो डेगची हत्थे, डेगची के हत्थे को बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। डेगची का हत्था बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, देखो, क्योंकि थर्मोसेटिंग उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का क्या हो जाएगा, कुचालक होता है, ठीक है ना, एक कारण तो ये। और यह आग का प्रतिरोधक है, आग को रोक भी देता है, प्रतिरोधक है, ठीक है ना। मतलब आपको गर्म नहीं लगता है ना, वो हत्ता, पूरी डेक्ची गर्म रहती है लेकिन हत्ता गर्म नहीं होता है, क्योंकि कुचालक है, आग को रोकने वाला है, प्रतिरोधक है, ठीक है ना। तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की क्षमता भी इसकी ज्यादा है, गर्मी सहने की क्षमता भी इसकी ज्यादा है, किसकी, हत्ते की, ठीक है ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, ठीक है। विद्युत प्लग की अगर बात करें क्यों बनाए जाते हैं भैया, या स्विच या प्लग बोर्ड जो है वो, तो देखो भैया बोर्ड आदि बनाने के लिए भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए क्योंकि
यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। हमने स्विच को ऑन ऑफ कर देते हैं, कभी करंट लगा क्या? नहीं लगा, ठीक है ना, कुचालक होता है। अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचा कर रख सकता है। भाई आपको विद्युत शॉक नहीं लगेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये कुचालक वाला मामला बनाता है, ठीक है ना, कुचालक है। तो लाइट को कितनी बार बंद चालू करो आप लोग पर आपको करंट नहीं लगेगा। स्विच अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना है तो, ठीक है ना, बोर्ड अगर उसका बना है तो, ठीक है। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में अंतर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ओके, आगे देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किया जा सकते हैं में आपको वर्गीकृत करना है, यानी कि किसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं और किसका रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो भैया, टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां, विद्युत स्विच, etc। इनमें आपको दो भागों में बांटना है। देखो भैया, पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, कौन कौन पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, यहां से देखें आप लोग। प्लास्टिक के खिलौने वापस नए बन जाएंगे, ठीक है ना, खराब होने पर। सामग्री लाने वाले थैले जो हैं वो नए बनाए जा सकते हैं वापस से, है ना, उनका आकार बदला जा सकता है, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन, ठीक है ना, उसके साथ ही प्लास्टिक के कटोरे जो होते हैं वो नई शेप दे सकते हैं उनको भी हम, है ना। और विद्युत तारों के जो प्लास्टिक कवर होते हैं, कवर या आवरण जिसको अपन कहते हैं, वो प्लास्टिक की कुर्सियां आदि, ये प्लास्टिक की कुर्सियों को भी अलग प्रकार से मतलब नया आकार दे सकते हैं हम, है ना, यानी कि उनको पुनः चक्रित कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब वो कौन है जिनको पुनः चक्रित नहीं कर सकते हैं, जिनका रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है, तो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं उनको देखिए आप। टेलीफोन का यंत्र जो है, टेलीफोन यंत्र एक बार जैसा बन गया वैसा बन गया, काम खत्म है उसका, है ना, थर्मोसेटिंग वाला मामला है ये, ठीक है ना। और एक कुकर के हत्ते भी थर्मोसेटिंग वाला मामला है ना, जैसा बन गया वैसा बन गया, ठीक है ना। रिसाइकलिंग नहीं होगी, पुनः चक्रित नहीं होगा ये, ठीक है ना। उसके बाद विद्युत स्विच जो होते हैं, जैसा बन गया वैसा बन गया, रिसाइकलिंग या पुनः चक्रित नहीं होगा। समझ में आ गया? यस। राणा, राणा साहब है ये कोई, ठीक है भाई साहब, हाँ, आप अपना नाम भी ले सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सुनील, मोहित, जो भी कोई है, ठीक है। तो राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, किसके लिए? गर्मियों के लिए, ठीक है ना। हाँ, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या फिर संश्लेषित, बताइए भैया, सूती खरीदनी चाहिए या फिर संश्लेषित, ठीक है ना। कारण सहित राणा को सलाह दे दीजिए आप लोग कि राणा को कैसे चाहिए कमीज, ठीक है ना। ठीक है, राणा जी बताते हैं आपको। राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए। कैसी खरीदनी चाहिए बेटा? सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। कौन? संश्लेषित कपड़े, ठीक है ना। और फिर शरीर में चिपक जाते हैं, गर्म होकर क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, जिससे परेशानी होगी। और है ना, जैसे बहुत सारे कपड़े देखे होंगे ना आपने, अगर पहन लिए आपने तो हालत खराब कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, तो उनको नहीं पहनना है, आपको क्या पहनना है? सूती कपड़े। इसलिए इन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। फिर किनको? ये शरीर में चिपक जाते हैं वो जो कपड़े होते हैं, वो अगर पहन लिए तो शरीर में बहुत पसीना आता है, परेशानी होती है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं, अंदर भी आने देते हैं, बाहर भी आने देते हैं। कौन से कपड़े? सूती कपड़े, ठीक है ना, अंदर भी आने देते हैं और बाहर भी आने देते हैं, और पसीना सुखा देते हैं, और पसीना सुखा देते हैं, ठीक है बेटा, ओके। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। जो प्लास्टिक होता है ना, वो कैसा होता है? असंक्षारक होता है। उदाहरण देकर बताना है आपको, ठीक है। देखो, प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील पदार्थ है, अभिक्रिया नहीं करती है ये, ना तो क्षार के साथ और ना ही, हेलो, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे को असंक्षारक हो गई कि नहीं, और अनअभिक्रियाशील होती है। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ना तो भाई लोहा जो होता है ना, उस लोहे के भांति, हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, इनसे अभिक्रिया नहीं, स्वागत है आप सबका, इनके साथ से नहीं करती है कौन? प्लास्टिक। लोहे की अभिक्रिया नहीं करती है कौन? प्लास्टिक, ठीक है। उनकी तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करती है। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है, अभी बताया, ना तो अम्ल के साथ ना क्षार के साथ, कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना।
इससे उसका आसानी से संचारण नहीं होता, इसलिए प्लास्टिक खराब नहीं होती है आसानी से, संचारण नहीं होता है उसका आसानी से, क्योंकि वो अभिक्रिया ही नहीं करेगा, किसी से लेना कोई देना उसको। बात समझ में आ गई? ये संचारण नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंचारक होती है। समझ में आया? असंचारक क्यों है ये? क्योंकि वो किसी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है, इसलिए इसको असंचारक कहते हैं। ठीक है? यस। प्लास्टिक की संचारक प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही तथा अन्य खाद्य सामग्री को संचित कर, संचारक नहीं असंचारक, ये संचारक लिख दिया, इसको असंचारक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? असंचारक प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार डाल सकते हैं, पानी रख सकते हैं, दही रख सकते हैं तथा अन्य खाद्य सामग्री को संचित कर सकते हैं। ठीक है ना? क्या लिखना है? असंचारक। ओके। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल, ऐसे पकड़ते हो ना आप सुबह सुबह, वो ब्रश का हैंडल की बात कर रहे हैं, का हैंडल और सूक, सूक का मतलब वो जो तार होते हैं उसके अंदर, है ना, ब्रिस्टल जिसको हम कहते हैं, एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। दोनों चीजें क्या एक ही की बननी चाहिए? है ना? जो ब्रश के जो दांत होते हैं वो और जो हैंडल होता है उसका, वो दोनों एक ही पदार्थ के बनने चाहिए क्या? नहीं बनने चाहिए बेटा। ठीक है? देखो क्यों नहीं। दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और स्टूक एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होता है, सख्त पदार्थ से बना होता है ताकि अच्छे से मजबूती से उसको पकड़ा जा सके। ठीक है ना? यस, बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना एवं चलाना आसान हो, पकड़ना भी और उसको चलाना भी आसान हो। ठीक है ना? इसके लिए, इसके विपरीत ब्रश के सूक मजबूत एवं लचीले रेशों के बने होने चाहिए, मजबूत लेकिन लचीले, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, है ना, ताकि दांतों पर असर ना कर सके, दांत खराब नहीं कर दे कहीं घिस घिस के, इसलिए लचीले होने चाहिए और मजबूत भी होने चाहिए। ठीक है ना? यस। तो रेशों के बने होने चाहिए। यदि सूक भी हैंडल की तरह सख्त पदार्थ के बने होंगे, यदि वो मजबूत पदार्थ के बना दिए उनको, आपने सख्त पदार्थ के बना दिए, किनको? सूक को। अरे सूक वो रहता है ना ऐसा 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 ऐसा, ये हैंडल हो गया। ठीक है ना? तो ये इसको बोल रहे हैं सूक। ठीक है? तो यह हमारे दांतों तथा हैंडल की तरह अगर सख्त पदार्थ के बने होंगे तो यह हमारे दांतों तथा मसूड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक रहेगा। कहीं मसूड़ा को छोड़ देगा या फिर दांत खराब कर देगा, दांत को घिस देगा अगर मजबूत पदार्थ का बना दिया आपने तो, है ना? सूक इसलिए कैसे पदार्थ का बनाना चाहिए आपको? जो फ्लेक्सिबल हो, जो लचीला हो। ठीक है ना? यस। इसी कारण ब्रश के सूक नायलॉन के रेशों से बनाए जाते हैं बेटा, ये ध्यान रखना आप लोग। ब्रश के जो सूक होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? नायलॉन के रेशों के बनाए जाते हैं, है ना? तथा हैंडल प्लास्टिक से बना होता है। और हैंडल किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है ना? यस, मजबूत होता है हैंडल। कैसा होता है? मजबूत, सख्त होता है, कड़क होता है ना, जैसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। ठीक है ना? यस। समझ में आ गया आपको? दांत साफ करते हो सब लोग? रोज रोज ब्रश करते हो रोज? पक्का? पक्का, ठीक है। ओके, समझदार बच्चे हो यार सब आप लोग तो, है ना? ओके। जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। जहां तक संभव हो आप लोग भी प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, है ना? देखो, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी तथा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है बेटा। ठीक है ना? इतने इतने गुण है उसके अंदर। ठीक है? इसलिए यह बहुत उपयोगी है, परंतु उपयोगी तो बहुत है, परंतु पर्यावरणीय कारकों से यह हानिकारक है। परंतु प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय, कैसा है अभी बताया? जैव अनिम्नीकरणीय मतलब इसका अपघटन नहीं हो पाता है ना? इसको मतलब लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है ना? तो ये कैसा है? जैव अनिम्नीकरणीय है, अर्थात यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, वही सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होता है, उसको ही बोलते हैं क्या? जैव अनिम्नीकरणीय, है ना? इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4 सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। ये 4R का सिद्धांत याद है ना? 1R, 2R, 3R, 4R। ठीक है ना? इसका प्रयोग करते समय इनका इस्तेमाल या इसका उपयोग या इन्हें इन 4 और R का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? देखो, उपयोग कम कीजिए अर्थात रिड्यूस,
रिड्यूस, ठीक है। पुनः उपयोग कीजिए, रीयूज, पुनः चक्रित कीजिए, रिसाइकिल, रिसाइकल, ठीक है ना। पुनः प्राप्त कीजिए, रिकवर कीजिए उसको, ठीक है ना। इन 4 आर का ध्यान रखना है प्लास्टिक को इस्तेमाल करते समय, ठीक है ना। ओके, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान करना है बेटा, कॉलम ए और कॉलम बी। पॉलिएस्टर कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है क्या, है ना। तो ये जोड़ी है, आपको मालूम ही होगा, पॉलिएस्टर के बारे में खूब पढ़ा है, टेफ्लॉन, रेयन, रेयन, हेलो रेयन और नाइलॉन, है ना। तो भैया ये आपके आंसर्स यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ये यहीं पे डायरेक्ट। पॉलिएस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं, पॉलिएस्टर से बना कपड़ा जो होता है उसमें आसानी से बल नहीं पड़ता है ना। बल मतलब सलवटें नहीं पड़ती है वो, है ना, घुड़ी मुड़ी हो जाते हैं ना, वो प्रोसेस नहीं होती है इनमें आसानी से। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, कौन, टेफ्लॉन, जो चिपकता नहीं है। नायलॉन की बात करें तो कास्ट लुगदी का प्रयोग कर तैयार किया जाता है, किससे बनता है नायलॉन, कास्ट लुगदी यानी कि लकड़ी का जो चूरा होता है उससे बनाया जाता है ना। रेयन कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, यार डबल डबल है, रेयन कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं। एक मिनट, पॉलिएस्टर का तो ठीक है, कास्ट लुगदी का उपयोग और पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है, रेयन, ठीक है। ये जो पैराशूट है ये आएगा उसमें बेटा आंसर, पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो रेयान में लिखेंगे आप लोग क्या, पैराशूट और मोजे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। जो संश्लेषित रेशे हैं, मानव निर्मित रेशे जो हैं उनकी बात हो रही है, का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, इस पर टिप्पणी आपको करना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने एवं जीवों का शिकार करने की जरूरत नहीं होती है। ना तो पेड़ पौधों को काटने की जरूरत है, ना जीवों को शिकार करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। जैसे कि प्राकृतिक रेशे को प्राप्त करने के लिए होती है, जैसे कि प्राकृतिक रेशे को प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, शिकार भी करना पड़ता है, ठीक है ना। जंतुओं को, पेड़ पौधों को काटना भी पड़ता है, ठीक है ना। तो वो जरूरत नहीं पड़ती है किसमें, संश्लेषित रेशे में, ठीक है। संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं, किससे बनते हैं, केमिकल के द्वारा बनते हैं, रसायनों द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। और ये रसायन वनों से नहीं प्राप्त किए जाते हैं, और रसायन, कोई भी रसायन ये वनों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, है ना। इसलिए संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक है, ठीक है ना। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, समझ में आ गई। क्योंकि ना तो पेड़ पौधों को काटने की जरूरत है और ना ही पशुओं का शिकार करने की जरूरत है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि ये रसायन से बनते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। ओके, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। थर्मोप्लास्टिक किसका कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है ना। पढ़ते जा रहे हो इसको आप। जैसे पीवीसी पाइप जो होते हैं वो, है ना, और पॉलीथीन, ओके, फट से मुड़ जाती है ना पॉलीथीन। एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव भागों से तारों को जोड़कर उसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता है भैया, मतलब कुचालक है। अगर नहीं जल रहा है इसका मतलब क्या है, कुचालक है, ठीक है ना। परंतु इसी क्रियाकलाप में से थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा देने पर बल्ब जल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और अपने में से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देता है, अपने में से विद्युत को आर पार नहीं होने देता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए आप लोग।
और इसका ध्यान तो आप लोग रखना ही है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके बच्चों, तो कैसा लगा हमारा सेशन जरूर बताएं आप लोग। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड अर्थात लेसन नंबर 4 में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। टेक केयर।